अरे मतलब आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जिसे पढ़कर पहली नजर में तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। बिल्कुल, खबर है ही कुछ ऐसी। हाँ, तो 26 फरवरी 2026 के हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख छपा है और उसकी हेडलाइन ही अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना समेटे हुए है। और वो हेडलाइन कोई साधारण हेडलाइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। खबर ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार फिर से बंद हो गई है। मतलब कोई मजाक नहीं है ये असल में उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। वही जिसका नाम सुनते ही इतिहास की किताबों के वो सारे पन्ने सामने आ जाते हैं। हाँ, वो ब्रिटिश साम्राज्य और उपनिवेशवाद वाली कहानियों से भरे पन्ने। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो इसी अजीबोगरीब सफर को समझना है कि कैसे एक कंपनी जो कभी आधी दुनिया पर राज करती थी वो 21वीं सदी में लंदन के एक पॉश इलाके में मतलब लग्जरी चाय और प्रीमियम मिठाइयां बेचने वाले ब्रांड के रूप में वापस आती है और फिर ताश के पत्तू की तरह ढह जाती है। बिल्कुल, ये कोई आम बिजनेस फेलियर या कॉर्पोरेट दिवालियापन नहीं है। ये एक सदी से भी ज्यादा पुराने इतिहास का एक नया और शायद सबसे खामोश अध्याय है। देखिए, इस पूरी घटना की गहराई को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ को एक अलग नजरिया देना होगा। सही कह रहे हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक दुकान के शटर गिरने की खबर नहीं है, ये इतिहास के एक बहुत बड़े और भारी हिस्से का प्रतीकात्मक अंत है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, प्रतीकात्मक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र आता है तो वो महज एक व्यापारिक संस्था का नाम नहीं लगता, बल्कि एक ऐसे विशाल ढांचे की तस्वीर उभरती है जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया था। हाँ। तो आज की यह चर्चा इसी बात पर केंद्रित रहने वाली है कि कैसे इतिहास, व्यापार और एक ब्रांड की बहुत ही जटिल विरासत आपस में टकराते हैं, और जब ये टकराते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है कि हम एक ही नाम वाली कंपनी के दो बिल्कुल अलग अलग पतनों की बात कर रहे हैं। एक पतन वो था जो 1857 में हुआ और दूसरा वो है जो आज 2026 में हो रहा है। इन दोनों के बीच का जमीनी और मनोवैज्ञानिक अंतर मतलब वो बहुत ही गहरा है। बहुत बड़ा कंट्रास्ट है दोनों में, है ना। 1857 वाला अंत इतना हिंसक, खूनी और उथल पुथल से भरा था, जबकि 2026 का अंत बेहद खामोश है। कोई शोर शराबा नहीं, बस कुछ कानूनी कागजात, वकीलों की फाइलें और लंदन में एक खाली पड़ी दुकान। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में 1857 के उस पतन का जो खाका खींचा गया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस समय ये कोई नॉर्मल बिजनेस फेलियर नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1857 के उस ऐतिहासिक पतन का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करती है। इतिहासकार अक्सर इस कंपनी को दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का दर्जा देते हैं। लेकिन इसे आज की किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जोड़कर देखना, मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, क्योंकि आज की कंपनियों के पास सेनाएं तो नहीं होती। एकदम सही पॉइंट है। 19वीं सदी की शुरुआत का डेटा बताता है कि इस व्यापारिक कंपनी के पास लगभग 2.5 लाख आदमियों की अपनी एक निजी सेना थी। बाप रे। ये कोई छोटी मोटी सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, ये एक पूरी तरह से सुसज्जित पेशेवर फौज थी। 2.5 लाख सैनिकों की एक प्राइवेट आर्मी। इस आंकड़े को अगर आज के संदर्भ में विजुअलाइज किया जाए तो ये किसी डरावने सपने जैसा लगता है। बिल्कुल। मतलब कल्पना करने वाली बात है कि आज की कोई बहुत बड़ी ग्लोबल टेक कंपनी या ई कॉमर्स जायंट अपनी खुद की एक इन्फेंट्री और आर्टिलरी लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रही हो और फैसले ले रही हो। हाँ, ये सोचकर ही अजीब लगता है कि एक कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में बैठकर लोग जंग के फैसले ले रहे थे। और यही बात इसे इतिहास की सबसे अनूठी और खतरनाक संस्था बनाती है। इसी सैन्य ताकत के बल पर उन्होंने भारत के विशाल भूभाग और उसके संसाधनों को पूरा नियंत्रण कर लिया था। लेकिन 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे कई लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसके बाद हालात पूरी तरीके से कंपनी के हाथ से निकल गए। वो कंट्रोल नहीं कर पाए उसे। बिल्कुल। कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार इस कदर जड़े जमा चुका था और विद्रोह के बाद स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी कि अंततः ब्रिटिश क्राउन को सीधा दखल देना पड़ा। क्राउन ने कंपनी के सारे अधिकार अपने अधीन कर लिए और उस विशाल निजी सेना को पूरी तरह से भंग कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स का लेख इस पूरे कालखंड को बहुत ही सटीकता से 3 शब्दों में समेटता है: व्यापार, विजय और विवाद, यानी कॉमर्स, कॉन्क्वेस्ट और कंट्रोवर्सी। व्यापार, विजय और विवाद। सच में ये 3 शब्द इसके पूरे 200 साल के इतिहास का एक मुकम्मल सारांश है। शुरुआत व्यापार से हुई, फिर उन्होंने जमीनों पर विजय प्राप्त की और अंत में जो बचा वो सिर्फ एक गहरा विवाद था। और इस विवाद वाले हिस्से को अक्सर व्यापारिक सफलताओं के शोर में दबा दिया जाता है, लेकिन स्रोत इसे बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। कैसे?
इतिहासकारों के दस्तावेज बताते हैं कि इस कंपनी का नाम केवल मसालों या रेशम के व्यापार से नहीं जुड़ा था, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और निर्मम शोषण से जुड़ा था। हाँ, दास व्यापार का भी तो जिक्र है। बिल्कुल, स्लेव ट्रेड में इसकी सक्रिय भूमिका के प्रमाण हैं। इसके अलावा कंपनी की मुनाफाखोरी वाली नीतियों पर ऐसे गंभीर आरोप हैं जिनकी वजह से भयानक अकाल पड़े और लाखों लोगों को भूखों मरना पड़ा। ओहो। ये कोई सामान्य कॉरपोरेट इतिहास नहीं है, ये खून, आंसुओं और अमानवीय पीड़ा से लिखा गया इतिहास है। 1857 में जब क्राउन ने इसे खत्म किया तो वो इसी भारी और हिंसक इतिहास के एक अध्याय का बंद होना था। यही जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, यही इस पूरी घटना को इतना अजीब और सिनेमैटिक बनाती है। सही कहा। क्योंकि एक तरफ 1857 का वो अंत है जहां लाखों जाने गईं, तोपों की गूंज थी, पूरे देश में बगावत थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ 2026 की ये तस्वीर है, आज का पतन। हाँ, मतलब आज ये कंपनी कैसे खत्म हो रही है। कोई सेना नहीं, कोई मैदाने जंग नहीं, बस लिक्विडेशन की एक नीरस सी प्रक्रिया चल रही है। कुछ अकाउंटेंट बैलेंस शीट मिला रहे हैं और लंदन की एक महंगी सड़क पर एक शटर गिरा हुआ है। बहुत बड़ा विरोधाभास है ये विरोधाभास अपने आप में किसी नॉवेल की कहानी जैसा लगता है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। 1857 में जो कंपनी राख बन चुकी थी, वो 2026 में बंद होने के लिए जिंदा कैसे हुई? बीच के सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 को जन्म दिया? इस कंपनी का ये दूसरा जीवन, या कहें इसका कॉर्पोरेट पुनर्जन्म, साल 2010 में जाकर जमीन पर उतरा। और इसकी शुरुआत की कहानी भी किसी बॉलीवुड फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हाँ, वो संजीव मेहता वाला एंगल, उनका नाम यहाँ बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। 2000 के दशक की शुरुआत में संजीव मेहता नाम के एक भारतीय उद्यमी ने कुछ शेयर धारकों से इस ऐतिहासिक नाम के अधिकार खरीदे थे। और दिलचस्प बात यह है कि वो शेयर धारक असल में इसे महज एक होलसेल या थोक बिजनेस के तौर पर फिर से लॉन्च करने की योजना बना रहे थे। हाँ, वो बस इसे एक आम व्यापार बनाना चाहते थे। लेकिन संजीव मेहता की सोच इससे कोसों दूर थी। उनका विजन कुछ और ही था। 2010 में उन्होंने लंदन के मे फेयर इलाके में, जो दुनिया के सबसे महंगे और पॉश इलाकों में गिना जाता है, पूरे 2000 स्क्वायर फीट का एक बेहद शानदार स्टोर खोला। 2000 स्क्वायर फीट, वो भी मे फेयर में? बिल्कुल। ये कोई साधारण किराना दुकान नहीं थी। ये नया अवतार साम्राज्य के खौफ पर नहीं, बल्कि विरासत या हेरिटेज के आकर्षण पर अपना व्यापार खड़ा करना चाहता था। उनका मॉडल फॉर्टनम एंड मेसन जैसे स्थापित लग्जरी ब्रांड्स की तर्ज पर था, जहां वो प्रीमियम चाय की पत्तियां, महंगी मिठाइयां और लाइफस्टाइल उत्पाद बेच रहे थे। संजीव मेहता के इस कदम में जो सबसे दिलचस्प पहलू नजर आता है, वो महज एक व्यापारिक रणनीति नहीं थी, बल्कि इसके पीछे का गहरा मनोविज्ञान था। हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू भी तो दिया था। जी, 2010 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए उनके एक साक्षात्कार का वो बयान इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने स्वीकार किया कि तार्किक और व्यावसायिक स्तर पर तो ये एक ऐसा ब्रांड था जिसे वो मुनाफे के लिए खरीद रहे थे, लेकिन इसके साथ जुड़ा उनका भावनात्मक बयान बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा था, भावनात्मक स्तर पर एक भारतीय होने के नाते यह उस कंपनी का मालिक होने का अवर्णनीय एहसास था जिसने कभी हम पर राज किया था। उस कंपनी का मालिक होना जिसने कभी हम पर राज किया था, इस एक लाइन में कितनी गहरी बात छुपी है। इसे पढ़कर लगता है कि ये कोई साधारण अधिग्रहण या एक्विजिशन नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का रिडेम्पशन था, एक पुराने जख्म पर जीत हासिल करने जैसी भावना थी। दी ब्रांड एक कॉलोनियल सिंबल को वापस हासिल करने या रिक्लेम करने का प्रतीकात्मक प्रयास था। रिक्लेम करना, हाँ। मेहता एक ऐसे ब्रांड के संरक्षक बन रहे थे जिसकी कॉर्पोरेट विरासत शायद दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा दागदार और विवादित रही है। एक हिंसक साम्राज्यवादी नाम को लेकर उसे एक प्रीमियम लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड में बदलने का प्रयास करना, यह अपने आप में एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। सही बात है। ये इतिहास के एक बहुत काले पन्ने को एक सुंदर मखमली कवर में लपेटने की कोशिश थी। और भावनाओं और इतिहास को रिक्लेम करने की ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाजार तो भावनाएं नहीं, बही खाते और मुनाफा देखता है। बाजार बहुत निर्मम होता है। बिल्कुल। और अगर हम कागजों और आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। तो चलिए 2026 के इस पतन के वित्तीय आंकड़ों की तरफ मुड़ते हैं। ये दिवालियापन या लिक्विडेशन की प्रक्रिया असल में शुरू कैसे हुई और स्थिति कितनी खराब थी? यूके की कंपनी हाउस फाइलिंग का डेटा इस पूरी वित्तीय बर्बादी की टाइमलाइन साफ कर देता है।
ये प्रक्रिया कोई रातों रात नहीं हुई। तो कब से चल रहा था ये सब? पिछले साल अक्टूबर में ही ईस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर लिक्विडेटर्स नियुक्त कर दिए थे। लिक्विडेशन का मतलब सीधा सा है, अब कंपनी के पास अपना रोजमर्रा का काम चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है और अब उसकी संपत्तियों को बेचकर लेनदारों का पैसा चुकाने की नौबत आ गई है। हाँ, और मैंने रिपोर्ट में जो कर्ज के आंकड़े देखे वो स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से खोल कर रख देते हैं। इन पर अपनी ही एक पेरेंट कंपनी का 6 लाख पाउंड से ज्यादा का कर्ज था। जी, 600,000 पाउंड। और ये पेरेंट कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रुप है, वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है। ये हिस्सा थोड़ा और भी उलझा हुआ लगता है। देखिए, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स एक जाना माना टैक्स हेवन है। अपनी ही एक ऐसी पेरेंट कंपनी से इतना बड़ा कर्ज लेना जो किसी टैक्स हेवन में बैठी हो, ये दिखाता है कि वित्तीय ढांचा कितना जटिल और शायद कितना दबाव में था। ये महज एक साधारण बैंक लोन नहीं था, लेकिन बात सिर्फ इस पेरेंट कंपनी के कर्ज तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल, देनदारियों की लिस्ट काफी लंबी है। रिपोर्ट बताती है कि इन पर 1,93,789 पाउंड की बड़ी टैक्स देनदारी थी जो सीधे तौर पर सरकार को चुकानी थी। और कर्मचारियों का भी तो पैसा अटका था। हाँ, जिन कर्मचारियों ने वहां काम किया उनका भी 1,63,105 पाउंड का बकाया अटका हुआ था। मतलब लाखों पाउंड का कर्ज। यानी कुल मिलाकर लाखों पाउंड का ऐसा कर्ज जिसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और बात सिर्फ इस कंपनी के बंद होने की नहीं है, इसी नाम के अम्ब्रेला के नीचे चलने वाली कई अन्य इकाइयां भी अब बंद की जा रही हैं। खबर में ये भी बताया गया है कि पिछले ही हफ्ते ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्शंस लिमिटेड नाम की एक और जुड़ी हुई कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप पिटिशन दायर की गई है। इस वाइंडिंग अप पिटिशन को समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। इसका सीधा मतलब ये है कि बात अब बातचीत से आगे निकल चुकी है। जिन लोगों का पैसा अटका है वो अब सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि इस बिजनेस को बलपूर्वक बंद किया जाए और उनकी भरपाई की जाए। किसी भी व्यवसाय के लिए ये आखिरी कील ठोकने जैसा होता है। तो 2010 में जो सपना मेफेयर के उस 2000 स्क्वायर फीट के भव्य स्टोर से शुरू हुआ था, आज उसकी जमीनी हकीकत क्या है? एकदम खाली। हाँ, रिपोर्ट में 97 न्यूबॉर्न स्ट्रीट के उस स्टोर का जो जिक्र है वो बहुत कुछ बयां करता है। जो जगह कभी इस नए लग्जरी ब्रांड का चमकता हुआ चेहरा थी, आज वो बिल्कुल वीरान और खाली पड़ी है। अब एक मशहूर प्रॉपर्टी एजेंसी CBRE उस खाली जगह का विज्ञापन कर रही है, इस उम्मीद में कि कोई नया किराएदार मिल सके। वो मखमली कालीन, वो चमकते हुए चाय के डब्बे सब गायब हो चुके हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स के उस लेख में एक ऐसा विवरण है जो इस पूरे पतन का सबसे विडंबनापूर्ण और गहरा दृश्य प्रस्तुत करता है। वो सेल्फ्रिजेस वाला हिस्सा? बिल्कुल। खबर लिखे जाने के समय लंदन के बहुत ही मशहूर लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर सेल्फ्रिजेस की वेबसाइट पर जब इस ब्रांड को खोजा गया तो वहां इस पूरी विशाल विरासत के नाम पर केवल एक अकेला उत्पाद बचा हुआ था। सिर्फ एक? हाँ, एक अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी टी गिफ्ट बॉक्स। सिर्फ एक चाय का डब्बा? इतने बड़े नाम का अंत एक अकेले चाय के डब्बे पर हो रहा है। ये तस्वीर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जिस नाम के आगे कभी महाद्वीपों के नक्शे छोटे पड़ जाते थे, जिसकी एक आवाज पर देशों के भविष्य तय होते थे और जिसकी अपनी निजी सेनाएं फैसले लागू करवा दी थी, आज उस नाम का पूरा वजूद इंटरनेट के किसी कोने में बिक रहे एक आखिरी चाय के डब्बे में सिमट कर रह गया है। क्या बात है। इतिहास के पतन का इससे अधिक शक्तिशाली और काव्यात्मक दृश्य शायद ही कोई और हो सकता है। सच में। अब ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इतिहास, बिजनेस या ब्रांडिंग में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इस पूरी घटना के क्या मायने हैं? मतलब इसका सो व्हाट क्या है? कोई भी इंसान जो आज के समय में इस पूरी घटना से कुछ सीखना चाहता है, उसे इस कहानी से क्या सबक मिलता है? अगर हम इस पूरी केस स्टडी का सार निकालें तो इसे ब्रांडिंग, इतिहास के बोझ और आलोचनात्मक सोच के नजरिए से देखना बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे? सबसे पहला और स्पष्ट सबक तो व्यापार की बुनियादी सच्चाइयों से जुड़ा है। ये साबित करता है कि सिर्फ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक या दुनिया भर में जाना पहचाना नाम होना व्यापार में सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, वो तो है। कोई भी नाम आपको शुरुआती चर्चा तो दिला सकता है, PR मिल सकता है, लेकिन व्यापार को लंबे समय तक चलाने के लिए जो बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे सही वित्तीय प्रबंधन, मार्केट की गहरी समझ और खर्चों पर नियंत्रण, उनका कोई शॉर्टकट या विकल्प नहीं होता। बिल्कुल सही। मेफेयर में 2000 स्क्वायर फीट का स्टोर चलाना और फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स वाली कंपनी से कर्ज लेना दिखाता है कि कहीं ना कहीं बुनियादी वित्तीय गणित गड़बड़ा गया था। इतिहास आपको अखबार की हेडलाइन दे सकता है, लेकिन वो आपकी रोजमर्रा की बैलेंस शीट ठीक नहीं कर सकता। एकदम सटीक बात कही आपने।
और इसका दूसरा ज्यादा गहरा पहलू विरासत या हेरिटेज को कमर्शियलाइज करने की सीमाओं से जुड़ा है। ये घटना इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब कोई नाम इतने गहरे, दर्दनाक और स्याह इतिहास से जुड़ा हो, जिसके नाम के साथ शोषण, अकाल और उपनिवेशवाद जैसी चीजें गुंथी हुई हों, तो क्या आधुनिक व्यापार की चमक दमक और प्रीमियम पैकेजिंग उस काले अतीत को सचमुच ढक सकती है? मुझे तो लगता है कि नहीं ढक सकती। 2010 में जब इसे लग्जरी चाय और मिठाइयों के ब्रांड के रूप में पेश किया गया, तो ये अनजाने में ही सही, लेकिन उस हिंसक इतिहास को एक प्रीमियम आवरण में लपेटकर उसे एक फैंसी उत्पाद बनाने की कोशिश थी, जिसे अक्सर ग्लोरीफाई करना भी कहा जाता है। एक ऐसे नाम को लग्जरी का प्रतीक बनाना जो लाखों लोगों के लिए तबाही का प्रतीक रहा हो। और यही वो बिंदु है जहां बाजार और इतिहास आपस में टकरा जाते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप सच में किसी ऐसे नाम से प्रीमियम चाय बेच सकते हैं जिसे सुनते ही इतिहासकारों से लेकर आम लोगों तक के दिमाग में अकाल और शोषण की तस्वीरें उभरती हों? सही बात है। एक भारतीय उद्यमी द्वारा इसे खरीदना निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर एक बड़ी भावनात्मक जीत थी। ये एक शक्तिशाली स्टेटमेंट था, लेकिन एक स्टेटमेंट को एक सफल, लंबे समय तक चलने वाले लग्जरी उत्पाद में बदलना एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती थी। बहुत बड़ी चुनौती। शायद ये एक ऐसी चुनौती थी जो शुरुआत से ही असंभव थी, क्योंकि इतिहास का बोझ उस ब्रांड की चमक से कहीं ज्यादा भारी था। यानी किसी पुरानी विरासत को भुनाना एक बात है, लेकिन उस विरासत से जुड़े दर्द और इतिहास का बोझ उठाना बिल्कुल दूसरी बात। बिल्कुल। इस चर्चा का ये एक बहुत ही अहम बिंदु है कि कैसे एक ऐतिहासिक और भावनात्मक रिडेम्पशन वाली कहानी भी बाजार की कठोर वास्तविकताओं और इतिहास के भारी बोझ के नीचे आखिरकार दब ही जाती है। और इसी कारण से इसे सिर्फ एक और कॉर्पोरेट कंपनी का बंद होना नहीं माना जा सकता। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि इतिहास की अपनी एक गूंज होती है। एक ऐसा शोर होता है जिसे आप सिर्फ स्मार्ट मार्केटिंग, खूबसूरत डिब्बों और पॉश लोकेशन से हमेशा के लिए शांत नहीं कर सकते। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए हम हिंदुस्तान टाइम्स की उस रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लेख का साफ तौर पर यह मानना है कि अब इस कंपनी के तीसरी बार वापस आने की या फिर से पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब इसका लौटना नामुमकिन सा है। हाँ, 1857 में इसका अंत तोपों और तलवारों के बीच हिंसक रूप से हुआ था, और अब 2026 में ये कर्ज, टैक्स के नोटिसों और कानूनी कागजों के बीच खामोशी से खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि 2 सदी पुराना ये अध्याय अब शायद हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? पूरी कहानी देखने के बाद ये सवाल मन में उठता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में क्या कोई चीज सच में कभी मरती है? 1857 में ये कंपनी कागजों पर और कानूनी तौर पर खत्म हो गई थी, लेकिन इसका प्रभाव, इसके बनाए गए नियम और इसके नाम का खौफ पीढ़ियों तक जिंदा रहा। अब 2026 में इसके नाम से बिकने वाले चाय के डिब्बे भी बंद हो गए हैं, दुकानें खाली हो गई हैं। लेकिन क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कभी सच में इतिहास के पन्नों से मिट पाएगा? शायद नहीं। शायद। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अमर होने के लिए ही बने होते हैं, भले ही वो अमरता किसी सफल बिजनेस मॉडल की वजह से ना हो, बल्कि एक डरावने इतिहास और एक चेतावनी के रूप में हो। एक चेतावनी के रूप में? हाँ। जब कोई ब्रांड इतने भारी ऐतिहासिक आघात और विवादों का प्रतीक बन चुका हो, तो क्या कोई भी मार्केटिंग रणनीति या अच्छी भावना उसे सचमुच उसके अतीत से अलग कर सकती है? या फिर इतिहास की अदालत में कुछ नाम इतने दागदार हो चुके होते हैं कि वे आधुनिक दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकते? ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी इंसान को इतिहास और भविष्य दोनों को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर सकता है। क्या कॉर्पोरेट नाम कभी मरते हैं या वे बस हवा में एक भूत की तरह तैरते रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने वालों के जहन में इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी गूंजता रहेगा। आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही।